उसमें कहीं पर इस बात को नहीं लिखा कि वो नंदी जो वहां पर विराजमान हैं, तो नंदी जी जो विराजमान है वो नहीं थे इससे पहले वाले नक्शे में, तो उन्हीं के नक्शे में वो दिखाई नहीं देते हैं 18वीं सदी के अंदर में। फिर दोबारा से जबरदस्ती उसके अंदर में ऐड कर दिया जाता है, तो वहां जब नंदी जी के ही नहीं है तो फिर आप जिस शिवलिंग का तस्करा कर रहे हैं नंदी नहीं है तो शिवलिंग है। और क्योंकि शिवलिंग का आधार इसलिए बनाया जा रहा है कि वहां पर नंदी जी हैं, और उन्हीं जेम प्रेसन से जो लिखा है और जो नक्शा दे करके बनाया है में महादेव है सियाही साहब, और जहां महादेव है वहां नंदी होते हैं साहब। अरे सुन, आप अपने पॉलिटिकल पॉइंट पे फाइट कीजिए, लेकिन अगर फैक्ट्स पे आएंगे तो फैक्ट्स पे सियाही साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात फाइट ही नहीं है साहब, ये तो पॉलिटिकल बात नहीं है ये। हाँ, तो मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। साध्वी जी आ रहा हूँ, साध्वी जी आ रहा हूँ। बात आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं वहां पर उस मस्जिद का तस्करा कर रहा हूं जो सदियों से जिसमें नमाज पढ़ी जा रही है, और उसी जेम्स प्रेसन ने जिसका हवाला दिया है जिस तालाब का जहां पर शिवलिंग होने का, वो दोनों मैच ही नहीं करता है। और उसको मैच करने की आप कोशिश करवाइए कि कैसे मैच होता है। आप उस झंडे को और उस नक्शे को सामने रख करके मैच करवाइए आज पूरे हिंदुस्तान के सामने, तो आप देखेंगे कि वो दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। फिर मैं ये पूछना चाहूंगा सुधांशु जी साहब, आप ये बताइए कि नेपाल के नरेश का क्या ताल्लुक है उस नंदी जी से, तो जरा उसको भी आज वाजे कर दीजिए दोनों के सामने, और उसका मुंह इस तरफ कैसे आया वो भी बता दीजिए आप इस सामने। मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब पूरे देश सुनना चाहेगा आपसे। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये डिबेट हो रही है आज, जो कोर्ट ने कहा वो तो है, कोर्ट का जो होगा वो तो मान्य होगा सब, लेकिन ये जेम्स प्रिंसेप की किताब है भाई, वो उसमें लिखते हैं, क्लियरली लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई मानने का नहीं। अब जेम्स प्रिंसेप तो ना इधर के थे ना उधर के थे, वो तो भाई 1830 में किताब लिखने गए थे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जेम्स प्रिंसेप के बारे में मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग जो पैनल में बैठे उनको पता होगा, यदि कुछ लोगों को थोड़ा कम ध्यान हो तो मैं बता दूं। जेम्स प्रिंसेप ने एक और बहुत बड़ा काम किया था, पूरा अशोक का एम्पायर जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था 1837 में। 180 शिलालेख मिले थे अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और नीचे कर्नाटक तक, दक्षिण भारत तक, और पहली बार दुनिया के सामने यह बात आर्कियोलॉजिकली प्रूव होकर आई थी कि भारत कितना बड़ा एम्पायर था, और उसको सभी लोग मानते हैं, इनकी किताबों में भी माना गया, बाहर भी माना गया। अब उसके सारे साक्ष्य मानेंगे और अगर एक साक्ष्य से इनकार करेंगे तो मेरे विचार से वो ईमानदारी नहीं दिखेगी। अभी जो रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा उन्होंने बहुत अच्छा बोला, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं, पर उसके साथ अफसोस और कष्ट भी व्यक्त करता हूं। यदि यही सत्य था तो दिल्ली में औरंगजेब के नाम पे सड़क क्यों बनी? किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों को बेहतर क्यों दिखाने का प्रयास किया हुआ? अनेक वामपंथी इतिहासकारों ने वही जो उन्होंने बात कहने, एक प्रकार की घटिया बातें लिखी कि इस कारण से औरंगजेब ने किया। खैर, वो सारे विषय छोड़ दीजिए। आज की स्थिति में हम सिर्फ ये बताते हैं कि यहां पर मामला मंदिर और मस्जिद का नहीं है। यहां मुस्लिम समाज के सामने दो विकल्प हैं, एक है मुगलिया विरासत को ओढ़ना या मुगलिया विरासत को छोड़ना। अब उन्हें तय करना है कि इतिहास के इस मुकाम के ऊपर, चूंकि मेरे विचार से इस्लाम अम्ल रसूल है, अम्ल बादशाहत नहीं, तो किसी बाबर के नाम के ढांचे के साथ जोड़ना मस्जिद का, भाई सियासी राजा का नाम नहीं होना चाहिए, और कभी औरंगजेब के नाम से जोड़ना। अगर यह बात इंपॉर्टेंट है तो बाबरी मस्जिद जिसको आप कहते थे उसमें वजू खाना कहां था, उसमें फवारा कहां था? तो जहां जो मिल जाएगा उसके ऊपर तर्क करना मेरे विचार से तथ्यात्मक आधार नहीं दिखाता। अगर यह बात इंपॉर्टेंट है तो बाबरी मस्जिद जिसको आप कहते थे उसमें वजू खाना कहां था, उसमें फवारा कहां था? तो जहां जो मिल जाएगा उसके ऊपर तर्क करना मेरे विचार से तथ्यात्मक आधार नहीं दिखाता।